एक बार आपने ज़मीन समतल कर ली, उसके ऊपर आपने पन्ना बिछाया, आप देखेंगे तो यहाँ डायमेंशंस लगी हैं, नपाई हो रखी है और हर जगह हमने मार्क कर रखा है कि बेड कहाँ से कहाँ तक आना है। अगर हम तसला जोर से डालते हैं, तो जैसे कि ये तसला डला है, तो जब भी गोबर नीचे फोर्स के साथ आएगा तो आप ये देखेंगे कि ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो क्योंकि केचुआ ऐसा जीव है जिसके दांत नहीं होते, तो उसको इसको खाने में समस्या होगी। बेड बनने के बाद इसका ढका रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि केचुआ एक ऐसा जीव है जिसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद। एक बार हमने बेड को ढक दिया तो हम इसमें तब तक पानी देते हैं जब तक पानी साइडों से बाहर ना आ जाए। उसके साथ कोई भी गैस फॉर्मेशन अगर बेड में हो रहा हो, कोई भी गैस बन रही होगी, वो भी बाहर निकल जाएगी। साथ ही साथ नीचे तक तराई हो जाएगी, जिसकी वजह से केचुआ अपना मूवमेंट अच्छा रखेगा, पूरे बेड में घूमेगा और खाद हमें जल्दी बना के देगा। हम इस समय जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट तैयार की जा रही है। हमारे पीछे जो आप बेड्स लगे हुए देख रहे हैं, ये वर्मी कंपोस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं। कुछ बेड अभी बनने बाकी हैं, कुछ आप पीछे की तरफ देखेंगे तो उनमें गोबर जो है वो डाला जा चुका है। आखिर वर्मी कंपोस्ट की अगर कोई यूनिट तैयार करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, उसके लिए किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है, ये सब आज हम जानेंगे सहारनपुर के युवा किसान यश दयाल शर्मा से, जो वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। यश, ये बताइए, जो यूनिट यहाँ पर लग रही है अभी, कितना एरिया है और उसमें कितने बेड्स बनेंगे, उनका साइज़ क्या होगा, ये सब हम चाहेंगे आप बताएं। तो सर, ये वाला जो पर्टिकुलर फार्म है ये 70 बाय 90 फीट का है। तो किसी भी वर्मी कंपोस्ट फार्म को स्टार्ट करने से पहले आपको सुनिश्चित करना पड़ता है कि आपका जो फार्म है या जिस साइट पे आप वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं वहाँ पर पानी की सुविधा हो। पानी की सुविधा होने के साथ साथ वहाँ पानी का भराव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपकी रोड कनेक्टिविटी, अगर आप कमर्शियल या व्यावसायिक तौर पर इसको काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके ट्रक्स या घोड़ा गाड़ी, एक बड़ी व्हीकल की एंट्री और एग्ज़िट कंफर्टेबली हो जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें बिजली की भी आवश्यकता होती है। और उसके अलावा अगर आपके पास, जैसे आप एक आम का बगीचा है, तो अगर आपके पास नेचुरल शेड अवेलेबल है, हमारी कोशिश ये रहती है कि कम से कम इनपुट कॉस्ट लगे, हमारी लागत हमारी कम से कम हो और उत्पाद हमारा अधिक से अधिक हो। तो ये सुनिश्चित करने के बाद हम साइट की या जो हमारा खेत है उसकी नपाई करते हैं। नपाई के आधार पर, जैसे कि यहाँ पे पेड़ से पेड़ का जो डिस्टेंस है वो लगभग 22 फुट है, तो उस 22 फुट के बीच का जो रास्ता हमें मिल रहा है उसमें हमें क्या करना है, हमें बेड की शेप और डायमेंशन क्या रखनी है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे, इस साइड पे लगभग 20 बेड हमारे आएंगे 30 फुट बाय 4 फुट के, और इसमें हम एक सेट बना के चलते हैं। तो आप इसको शुरुआत यहीं से, यश, अगर आप करें, पन्नी हमें दिख रही ईंटें, पूरा आप इसके बारे में बताएं। एक बार आपने ज़मीन समतल कर ली, उसके ऊपर आपने पन्ना बिछाया, आप देखेंगे तो यहाँ डायमेंशंस लगी हैं, नपाई हो रखी है और हर जगह हमने मार्क कर रखा है कि बेड कहाँ से कहाँ तक आना है। तो हम पन्ना बिछाएंगे, उसके बाद हम इस पर ईंट लगाते हैं। ईंट लगाने से क्या होता है, ये भी मैं आपको ऑप्शनल कहूँगा, क्योंकि हमारी कोशिश है कि किसान की कम से कम लागत लगे। तो इस ईंट लगाने की वजह से हमें इस बेड पे काम करने में फ़ायदा होता है। हमें एक दायरा पता चलता है कि इतने ही दायरे में बेड लगने, वरना कई बार बेड हमारे टेढ़े मेढ़े चले जाते हैं। दूसरा, मैं अगर दिखाऊं तो बीच में हमने ईंटें बिछा रखी हैं, आप ये देखेंगे। तो ये ईंट हम इसलिए बिछाते हैं और एक बेड का हम सेट बनाते हैं। सेट बनाने से हमारी बीच की जगह बचती है जो अदरवाइज़ वेस्ट हो जाती है। तो 2 बेड हम साथ में बनाते हैं और बीच में ये ईंट है, तो इस ईंट पर चलकर मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ और लेबर भी यहाँ से काम कर सकती है। तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी जो कॉस्टिंग है जो वो कम हो जाती है। तो ये मुख्य तौर पर ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, एक बार हमारी पन्ना लग गया, ईंट लग गई, उसके बाद हम नीचे ये ब्राउन्स की लेयर, जैसे ये गन्ने की पत्ती है तो गन्ने की पत्ती भी डाल सकते हैं, आप सूखी पराल भी डाल सकते हैं, आप सूखे पत्ते भी डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको इस बेड में दिखाऊं अगर, तो इस बेड में हमने सूखा चारा इस्तेमाल किया है। ये होना ब्राउन ही चाहिए, इसको हरा चारा आप नीचे नहीं डाल सकते, हरी घास भी नीचे नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो जब सड़ती है, केचुए को हरी चीज़ खाना पसंद नहीं है, तो वो हरी चीज़ को जीवाणु खाते हैं, फिर केचुआ खाता है। परंतु ये जो ब्राउन्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन है, तो हम कार्बन ऐड करते हैं। कार्बन के बाद हम इसमें गोबर ऐड करते हैं। गोबर के बाद हम कोशिश करते हैं इसमें सॉडस्ट या लकड़ी का जो बुरादा है उसे भी हम ऐड करते हैं। उसको केमिकली ट्रीटेड नहीं होना चाहिए, तो कार्बन हमारा बहुत बढ़ता है। एक बार हमारा बेड तैयार हो गया सर, फिर हम उसको शेप देंगे
उस पर वर्म्स डालेंगे और ऊपर से हम एक और लेयर ऑफ मल्च जैसे कि गन्ने की पत्ती है इसके ऊपर भी डालेंगे, और ये गन्ने की पत्ती भी गल के केचुए खाएंगे इसे, वो भी इसमें पोषक तत्व बढ़ाएगी। ये जो बेड का डायमेंशन जो साइज़ है, एक बार फिर से बताइए कितना बड़ा बेड है, इसमें कितने गोबर का इस्तेमाल होगा? सर प्रति स्क्वायर फुट लगभग 12.5 किलो गोबर आता है। तो यदि आपके बेड की डायमेंशन, जैसे कि इस बेड की मैं बात करूं तो ये 30x4 है, 30 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा है, तो लगभग 1500 से 1600 किलो गोबर इस बेड में औसत जाता है। और कितना केचुआ इसमें चाहिए होगा, कितने केचुए जाएंगे? तो एक क्रेट में लगभग 10 से 12 किलो हमारा केचुआ आता है। एग्जैक्ट नंबर देना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आप ये मान के चलिए एक 30 फुट के बेड में पर रनिंग फुट हम 1 किलो केचुआ इस्तेमाल करते हैं, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। हमारी ये रिकमेंडेशन होती है कि आपका जो कल्चर है जो इसमें खाद बनाएगा उसमें वयस्क केचुआ, एडल्ट अर्थवर्म, कुछ युवा केचुए जो अभी अंडे देने वाले, मतलब अभी नहीं अंडे दे रहे बट कुछ समय में अंडे देंगे, तो बड़े छोटे उसके अंडे, तो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन, एक मिक्स्ड कल्चर होता है। सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है जहाँ पर लगता है कि लोग चूक कर जाते हैं और नुकसान हो सकता है, किस चीज़ से बचना? लापरवाही से हमें बचना है, क्योंकि इस काम में सबसे ज़्यादा लोग लापरवाही करते हैं कि हमने गोबर डाला, केचुआ डाला और अब हम छोड़ के चले गए, फिर महीने भर बाद आके देखेंगे तो हमें खाद बनी हुई मिलेगी। सर ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी पशु या जीवित चीज़ के साथ काम करें, आपको उसकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे आप और मैं, अगर हम 1-2 दिन खाना ना खाएं, पानी ना पिएं, तो हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही केचुआ भी बहुत संवेदनशील प्राणी है। हाँ, बड़े पशुओं की तुलना में इसको कम ध्यान की ज़रूरत होती है, परंतु हमें ध्यान रखना है कि इसका खाना, पानी और हवा इसके पास हमेशा उपलब्ध है। तो कुछ चीज़ें जो हमने खुद गलती करके सीखा, जैसे कि हाँ, अगर हम तसला जोर से डालते हैं, तो जैसे कि ये तसला डला है, तो जब भी गोबर नीचे फोर्स के साथ आएगा तो आप ये देखेंगे कि ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जब ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो क्योंकि केचुआ ऐसा जीव है जिसके दांत नहीं होते, तो उसको इसको खाने में समस्या होगी। जब ऐसे ही बहुत सारे तसले एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो हमारी खाद को बनने का समय जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 2 महीने लगते, तो इसमें समय बढ़ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने खुद सीखी हैं, और इस काम को अपने हाथ से कर अपने हाथ गोबर में डालकर, और यही चीज़ें हम दूसरों को भी समझाना सिखाना चाहते हैं, ताकि ये छोटी छोटी गलती हम ना करें, जिससे हम वर्मी कंपोस्टिंग के कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकें। इसके बाद जो अभी हम बात कर रहे थे, इसको ढकने की बात और इसमें नमी बनाने की बात, इसके बारे में बताएं। जी, तो सर बेड बनने के बाद इसका ढका रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि केचुआ एक ऐसा जीव है जिसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा, हम सर्दियां आने से पहले अपनी रजाई को भी धूप में रखते हैं। अगर अचार में फुई लग जाती है तो भी हम उसे धूप में रखते हैं कि फंगस मर जाएगी। ऐसे ही मिट्टी में भी कई सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो धूप लग जाने पर या तो ख़त्म हो जाते हैं या वहाँ से हट जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अगर आप लोगों ने जंगल की मिट्टी देखी हो तो जंगल की मिट्टी हमेशा ढकी होती है, उस पर पत्ते गिरे हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं मल्चिंग। ऐसे ही हमें बेड पे भी मल्चिंग करनी है। कई लोग ऊपर हरा नेट भी लगा देते हैं, बट अगर मैं इस पर हरा नेट लगाऊंगा तो धूप इस खाद पे या इस गोबर पर फिर भी लगेगी, परंतु अगर मैं इसे पत्ती से, जैसे कि अगर मैं इसे पत्ती से ढक दूंगा तो इस पे धूप सीधी नहीं लगेगी। हम पराली, धान की पराली का भी इस्तेमाल करते हैं। धान की पराली बहुत अच्छा मल्च मटेरियल है, जो अगर आपके पास उपलब्ध है तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पहली बात, उससे जलने से भी आप रोक सकते हैं। जब हमारे उत्तर भारत में या देश के किसी भी कोने में भीषण गर्मी पड़ती है, तापमान 45 से 50 डिग्री भी पहुंचता है, तो धान की पराली या मल्च मटेरियल क्षमता रखता है कि उसको धूप से बचा के केचुए को अंदर जीवित रखे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बताइए, इसके बाद में जो नमी मेंटेन करने की बात है वो कैसे, इसमें क्या पानी हमें देना होता है नमी मेंटेन करने के लिए? जी, 80 से 90% उसका जो बॉडी वेट है वो पानी है। तो पानी की भूमिका सबसे अहम है इस पूरे वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस में। एक बार हमने बेड को ढक दिया तो हम इसमें तब तक पानी देते हैं जब तक पानी साइडों से बाहर ना आ जाए। बहुत ज़रूरी है ये कि ये सुनिश्चित करना कि साइडों से बाहर आ रहा है, क्योंकि पानी नीचे तक पहुंचना ज़रूरी है। उसके साथ कोई भी गैस फॉर्मेशन अगर बेड में हो रहा हो, कोई भी गैस बन रही होगी, वो भी बाहर निकल जाएगी। साथ ही साथ नीचे तक तराई हो जाएगी, जिसकी वजह से केचुआ अपना मूवमेंट अच्छा रखेगा, पूरे बेड में घूमेगा और खाद हमें जल्दी बना के देगा।
कितने दिन में खाद तैयार हो जाती है, कितने दिन में खाद मिलना शुरू हो जाती है? सर अगर आप पहली बार बेड लगाएं और नया वर्मी कंपोस्टिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा लगभग महीने भर बाद आपका पहला उतार आपको मिलेगा। और पहली साइकिल पूरी हो जाने में लोग अक्सर कहते हैं कि हम 30 दिन 45 दिन में बना लेंगे, पर सत्य तौर पे मैं आपको बताऊं पिछले आधे दशक के अपने अनुभव से तो लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं पहली साइकिल पूरी होने में। पर मैं अपने अनुभव से बताऊं कि हमने जो मेंटेन किया है बैलेंस, हम लगभग 2 महीने में अपनी एक साइकिल ले पाते हैं। और इसमें मैं बात करूं लगभग 5 से 6 उतार हमारे होते हैं, जिसके बाद हम बेड नया बनाते हैं। तो आज आपने देखा यहाँ पर यश ने हमें बताया कि किस तरह से ये पूरी एक यूनिट वर्मी कंपोस्ट की तैयार की जाती है, कैसे इसमें कब तक खाद तैयार हो जाती है। एक सवाल और महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी यूनिट जो आपने अभी बताया है, इसको तैयार करने में या 1 एकड़ को अगर हम मानक ले लें, 1 एकड़ में एक यूनिट तैयार करने में लगभग कितना खर्च आता होगा, कितने बेड्स बन जाते होंगे? तो 1 एकड़ में आप ये मान के चलिएगा कि लगभग 10 लाख रुपए का आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा उस फार्म को स्टार्ट करने में, जो कि विद टाइम कम होता चला जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपको आगे आने वाले सालों में भी रिटर्न्स देगी। यश, अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे, वर्मी कंपोस्ट के बारे में समझना चाहे, तो किस नंबर पे संपर्क कर सकता है? सर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहें तो फर्टाइल बीघास नाम से हमारी संस्था है, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे रीच आउट कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर देना चाहूँ तो 9711254856, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समय आप अगर वर्मी कंपोस्टिंग से संबंधित कोई भी आपके सवाल हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं या नया वर्मी कंपोस्ट फार्म सेटअप करना चाहते हैं, बेचने की समस्या है, बनाने की समस्या है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ इनसे जुड़े कार्यों में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज आपने देखा कि कैसे एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को तैयार किया जाता है, उसका पूरा एक लाइव डेमो भी आपने देखा, क्योंकि जहां हम खड़े हुए थे वहां पर एक ये यूनिट पूरी तैयार की जा रही है। तो ऐसे ही और बहुत से रोचक जो वीडियो हैं वो आपको हमारे इस गाँव जंक्शन प्लेटफॉर्म पर लगातार देखने के लिए मिलते रहेंगे। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।